अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ विद CNN। मैं हूं आपकी मेज़बान जुनैरा। नाज़रीन, आज हम हड्डियों के हवाले से बात करेंगे। आज हम कुल्लों और घुटनों की हड्डियों की तब्दीली के हवाले से बात करेंगे और इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर माजिद राशिद, MBBS, FCPS, MRCS, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक सर्जरी, साइबर मेडिकल कॉलेज एंड साइबर टीचिंग हॉस्पिटल। जी नाज़रीन, पहले तो सर को वेलकम करते हैं। सर, वेलकम टू CNN न्यूज़ स्टूडियो। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो सर जैसे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि हम हड्डियों के हवाले से बात करने लगे हैं, तो मैं आपसे यहाँ पहला क्वेश्चन जो आज करने जा रही हूँ वो है व्हाट इज़ बेसिकली क्या है TKR एंड THR, यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट एंड टोटल हिप रिप्लेसमेंट, ये होता क्या है? जी, बेसिकली टोटल नी रिप्लेसमेंट और टोटल हिप रिप्लेसमेंट में हम जिसको हम उर्दू में टोटल नी रिप्लेसमेंट को घुटनों की तब्दीली और टोटल हिप रिप्लेसमेंट को कूलों की तब्दीली भी कह सकते हैं। इसमें इस प्रोसीजर में बेसिकली हम जी जो जॉइंट की सरफेस होती है, कूलों और घुटनों की जो जॉइंट की अपर और लोअर सरफेस होती है, उसको नेचुरल बोन्स को, कार्टिलेज को वहाँ से शेव ऑफ करके उसको आर्टिफिशियल इम्प्लांट से रिप्लेस कर देते हैं। मकसद इसका ये होता है टू गेट रिड द पेन ऑफ द पेशेंट, ताकि पेशेंट की पेन को रिलीव किया जा सके। मतलब इसका बुनियादी वजूहात सिर्फ एक ही है कि पेन, या इसके अलावा भी किसी वजह से किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया तो उस रीज़न की वजह से भी हो सकता है? जी, एक्सीडेंट की सूरत में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो ऑपरेशन इसमें रिप्लेसमेंट के किए जाते हैं वो पेन को रिलीव करने के लिए किए जाते हैं, जिसमें पेशेंट की जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, जो जॉइंट जोड़ की ऊपर और नीचे वाली जो सतह होती है, वो डिज़ीज़ की वजह से डैमेज हो जाती है। जब उनका आपस में कांटेक्ट होता है दोनों बेयर्ड सरफेसेस का, तो पेशेंट को पेन होती है। बेसिक मकसद इस प्रोसीजर का ये होता है कि आप पेशेंट की पेन को रिलीव करें और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर किया जाए। बाकी जो आप कह रही हैं कि किसी इंजरी के बाद वो भी हो सकता है, उसमें ज़्यादातर कूलों का ऑपरेशन किया जाता है। कूलों में के रिप्लेसमेंट की जाती है उसमें फ्रैक्चर की वजह से, जिसमें कोई जो फीमर बोन होती है, जो हमारी जो थाई की बोन है, ये लंबे वाली जो बोन होती है, उसके जो अपर सरफेस है उसकी कोई इंजरी हो जाए या यहाँ पे कोई फ्रैक्चर हो जाए जो फिक्स ना किया जा सकता हो, या पेशेंट की एज ज़्यादा हो, या फ्रैक्चर की नौइयत ऐसी हो जिसमें कम्युनेटेड फ्रैक्चर हो, मल्टीपल पीसेस हो, वेयर यू कांट फिक्स द फ्रैक्चर, तो आप इसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली ज़्यादातर ये पेन रिलीफ के लिए किया जाता है ऑपरेशन। अच्छा, तो इसका प्रोसीजर क्या होता है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा। जी, इस प्रोसीजर में बेसिकली प्रोसीजर तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जॉइंट की जो दो सर्फेसेस हैं, जैसे फर्ज हम डिस्कस करते हैं कि नी रिप्लेसमेंट जो है, जो हमारे माशरे में बहुत कॉमन डिजीज़ है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो इसकी बहुत बड़ी वजह है, जिसमें मरीज़ को बैठने उठने में बहुत दिक्कत होती है, स्पेशली जब वो हम ज़मीन पे बैठते हैं। तो उस वक्त जब हम उठते हैं या चेयर से बैठ के उठ के चलना शुरू करते हैं तो जॉइंट की सरफेस कांटेक्ट में आती हैं दोनों, तो पेशेंट को बहुत पेन होती है। तो वो उसको रिलीव करने के लिए बेसिकली किया जाता है नी रिप्लेसमेंट। तो और जो हिप रिप्लेसमेंट है, इसमें भी कुछ इसी तरह का प्रोसेस होता है, जिसमें हम एक तरफ जो हमारी थाई की बोन होती है उसकी अपर सरफेस और दूसरी तरफ पेल्विस की जो सीटाबुलम होती है, जिसके अंदर जो कप जिसके अंदर फीमर का हेड घूमता है, उस दोनों को चेंज कर दिया जाता है ताकि पेशेंट को पेन ना हो और एक स्मूथ सर्विस को अचीव कर लिया जाए। अच्छा, तो क्या ये पाँव पे भी सेम प्रोसीजर हो सकता है, एंकल के जॉइंट पे या एंकल जॉइंट पे भी हो सकता है आपकी, उसमें एंकल जॉइंट पे भी रिप्लेसमेंट की जा सकती है, लेकिन उस रिप्लेसमेंट के उतने अच्छे रिजल्ट नहीं है और उतना फ्रीक्वेंटली नहीं किया जाता जितना ये TKR या टोटल हिप रिप्लेसमेंट होती है। वो भी किया जा सकता है। वैसे तो बॉडी के जितने भी जॉइंट है सबको रिप्लेस किया जा सकता है। उसमें हमारे जो उंगलियों के छोटे जोड़ हैं इनको भी तब्दील किया जा सकता है। जैसे ये गैठिया का मर्ज़ होता है, इसमें बहुत सारी उंगलियों का टेढ़ापन हो जाता है। हमारे ये जो अंगूठे हैं इनमें प्रॉब्लम होती है, रिस्ट में होती है, रिस्ट को भी रिप्लेस कर सकते हैं, कूनियों को भी किया जा सकता है। लेकिन जो ज़्यादातर रिप्लेसमेंट हमारे पाकिस्तान में या हमारे एशिया में और सब कॉन्टिनेंट में होती है, उसमें हमारे जो डिज़ीज़ है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है, इसलिए हमारे यहाँ ज़्यादातर जो रिप्लेसमेंट है वो
घुटनों तक महदूद है। दूसरी भी की जाती है लेकिन वो इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती। अच्छा, तो सर क्या इस वक्त साहिवाल में ये जो है रिप्लेसमेंट हो रही हैं? जी, साहिवाल में ये हम रिप्लेसमेंट हमने शुरू की है, तकरीबन 4 साल हो गए हैं हम इनको करते हैं। हम ये प्रोसेस हमने साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में स्टार्ट किया, ऑर्थोपेडिक वार्ड में, और हम अब तक काफ़ी प्रोसीजर कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले ये टोटल हिप रिप्लेसमेंट से आगाज़ किया था, उसके बाद हमने टोटल नी रिप्लेसमेंट भी किए हैं, काफ़ी अब तक कर चुके हैं और बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं माशाल्लाह उनके। उसके अलावा साहिवाल में केयर हॉस्पिटल भंडारी चौक पे, वहाँ पे हमने इस पे स्टेट ऑफ आर्ट इस्टेब्लिशमेंट की है इसके थिएटर के हवाले से, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो उसको हमने अचीव किया है। और वहाँ पे हम इसको रूटीन में केयर हॉस्पिटल में रूटीन में जो आर्थोप्लास्टीज़ हैं, जो रिप्लेसमेंट्स हैं हिप और नी की, वो तकरीबन पिछले 4 साल से कर रहे हैं। अच्छा, तो सर ये बताइएगा कि कितने टाइप की इम्प्लांट्स होते हैं और उनकी क्या कॉस्ट होती है, क्या एक्सपेंस होता है उनका? हम इनको सेपरेटली इनकी बात करते हैं। पहले हम नी की बात कर लेते हैं। बहुत सारे कंपनीज इम्प्लांट बनाती हैं, ज़्यादातर तो ये सारे लोकल मेड इम्प्लांट्स इसमें नहीं आते, ज़्यादातर तो इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स होते हैं। उसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, जैसे जीमर है, जॉनसन एंड जॉनसन है, बायोमेट है। ये 3 टॉप की कंपनीज़ हैं जो पूरी दुनिया में इम्प्लांट सप्लाई करती हैं, और इनकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 1,50,000 से शुरू होती है और ये तकरीबन 3,10,000 तक जाती है, सिर्फ इम्प्लांट की कॉस्ट जो है। और उसके जितना ये जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जिनका मैंने अभी जिक्र किया, ये आलमोस्ट सारी अमेरिकन कंपनीज़ हैं। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी कितनी है। तो आजकल वैसे मार्केट में चाइनीज़ इम्प्लांट भी अवेलेबल हैं, वो उनकी कास्ट तकरीबन 1,20,000 के करीब उसकी कास्ट है, लेकिन उनके रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं हैं जितने टाइम टेस्टेड इम्प्लांट्स के हैं। इनमें अच्छा अलाय यूज़ होता है, इसमें ज़्यादातर कोबाल्ट, क्रोम या गोल्ड कोटेड आजकल इम्प्लांट्स भी आए हुए हैं, वो यूज़ होते हैं। कुछ में टाइटेनियम यूज़ होता है, और जो नी में हम नीचे उसका टीबियल साइड पे जो कंपोनेंट यूज़ करते हैं वो पॉलीएथिलीन होती है। बेसिकली वो हाईली क्रॉस लिंक्ड मटेरियल उसमें यूज़ किया जाता है ताकि उसकी ऑस्टियोलाइसिस और उसकी इम्प्लांट की लॉन्गिटिविटी को ज़्यादा किया जाए। तो जो रूटीन में इम्प्लांट यूज़ होते हैं इनकी लाइफ कोई 15 से 20 साल तक तो इस पे स्टडीज़ हैं और बड़े अच्छे विद वेरी गुड रिजल्ट्स। और अगर हम हिप की बात करें तो इसी तरह हिप में भी यही 3 कंपनियां ज़्यादातर इम्प्लांट बनाती हैं। हिप में तो काफ़ी वैरायटी है, कुछ लोकल इम्प्लांट्स भी हैं, हम उन पे रिलाई नहीं करते क्योंकि हमें उनके अलाय का पता नहीं होता उसका, और वो FDA अप्रूवल वगैरह नहीं होती उनकी, तो इसलिए हमारा उन पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना कि ये टाइम टेस्टेड कंपनीज़ पे है। तो हिप के जो अराउंड इम्प्लांट यूज़ होते हैं उसमें 2 तरह के इम्प्लांट यूज़ होते हैं बेसिकली। उसमें एक सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ होते हैं जिसमें एक ख़ास किस्म का मटेरियल होता है, उसको PMMA कहते हैं, जो यूज़ होता है, जो आपके इम्प्लांट को इमीडिएट स्टेबिलिटी देता है और आप मरीज़ को सर्जरी के बाद वेरी नेक्स्ट डे पे वेट बीरिंग स्टार्ट करा सकते हैं। फुल वेट बीरिंग में पेशेंट स्टार्ट करता है। लेकिन उन इम्प्लांट्स की लाइफ थोड़ी सी कम होती है क्योंकि आप उसमें एक सीमेंट से ग्रिप लेते हैं, स्टेबिलिटी लेते हैं, इसलिए वो एक तो ओल्ड एज में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, और जिसकी मरीज़ की उम्र यूजुअली 60s के करीब होती है, या मरीज़ को कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कोमार्बिड्स हों या कोई ट्यूमर हो जाए, जैसे जिसको हम रसौली कहते हैं, या कोई गदूद की सर्जरी की जाए और बोन क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो जिसमें उसमें आप सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ करते हैं। जो यंग लोग होते हैं, जो 40s में होते हैं यूजुअली, जिनको ऑस्टियोनेक्रोसिस होती है या जो फीमर का हेड है उसकी डिसॉल्वेशन हो जाती है, स्पॉन्टेनियसली हो सकती है, ड्यू टू फ्यू डिजीज़ की वजह से हो सकती है, उसमें हम नॉन सीमेंटेड टेक्निक यूज़ करते हैं। वो इम्प्लांट जो है नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट की लाइफ अच्छी होती है, उसमें पेशेंट की बोन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो इम्प्लांट आप यूज़ करेंगे उसने आपकी नेटिव बोन के साथ ग्रिप करना है, तो वो एक बॉन्ड बनता है। उसमें हम फौरी तौर पे पेशेंट को वेट बीरिंग नहीं करवा सकते। वी नीड टू वेट फॉर एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स। 4 to 6 वीक्स के बाद हम उसको प्रोटेक्टेड वेट बीरिंग शुरू कराते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉकर और स्टिक, उसको पहले शुरू करवाते हैं। उसमें इम्प्लांट की जो
लॉन्गिटिविटी होती है, जो लाइफ होती है, वो सीमेंटेड इम्प्लांट से बहुत बेहतर होती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम मरीज़ को नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट ज़्यादा यूज़ करें। फिर उसमें भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ आई हैं, आजकल तो काफ़ी बेहतर इम्प्रूवमेंट हो गई है। ये सारे जो इम्प्रूवमेंट की जा रही है, ये सारे इसलिए की जा रही है टू इंक्रीज़ द लाइफ ऑफ इम्प्लांट की लाइफ को इंक्रीज़ किया जाए। जो यूजुअली 15 से 20 साल होती है, आज जिस पे स्टडीज़ हैं इसमें उसमें इम्प्लांट की कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन इनको मज़ीद बेहतर करने के लिए हिप में जैसे डुअल मोबिलिटी सिस्टम अब आ गया है, वो भी हम कर रहे हैं। डुअल मोबिलिटी सिस्टम, उसमें इम्प्लांट की लाइफ इससे ज़्यादा अच्छी है, तो वो इम्प्लांट भी यूज़ हो रहा है। और इसके अलावा नीज़ में तो ये जो मैंने आपको पहले इम्प्लांट बताए, ये सिर्फ प्राइमरी इम्प्लांट ही हैं, प्राइमरी जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा और वैराइटीज़ भी हैं, लेकिन वो सिंपल सर्जरी में यूज़ नहीं की जाती, वो ज़्यादातर ट्यूमर रिलेटेड सर्जरीज़ में वेयर मोर बोन रिसेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, वहाँ पे यूज़ की जाती हैं। या मरीज़ को लिगामेंट्स इंस्टेबिलिटी हो तो फिर उसमें हम हिंज्ड इम्प्लांट यूज़ करते हैं। यूजुअली हम रूटीन में जो इम्प्लांट यूज़ करते हैं वो नॉन हिंज्ड होते हैं, तो उनकी रेंज ऑफ मोशन मरीज़ की अच्छी होती है। ठीक है, अच्छा, तो हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक का टाइम हो रहा है, तो हम ब्रेक पे जाते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर साहब से। तब तक देखते रहिए TNN न्यूज़। वेलकम बैक। जैसे कि ब्रेक से पहले हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, हम लोग इम्प्लांट्स के हवाले से डिस्कस कर रहे थे। वहीं डॉक्टर साहब, मेरे माइंड में एक और सवाल है जो मैं आपसे अभी डिस्कस करने जा रही हूँ कि बेसिकली कौन कौन सी बीमारियाँ हैं या ऐसी डिजीज़ हैं जिनकी वजह से हमें ये जो है TKI या THR करवाना पड़ सकता है। जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। पहले शायद हम इसको स्किप कर रहे हैं। इसमें बेसिकली हम अलग-अलग डिस्कस करते हैं। पहले हम TKR को डिस्कस करते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट। जो घुटनों की तब्दीली है उसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से हमें TKR की तरफ जाना पड़ता है। जो हमारे माशरे में सबसे कॉमन डिजीज़ है जिसकी वजह से हमें TKR की तरफ जाना पड़ता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये होता है कि हम उर्दू में इसको कह सकते हैं कि घुटनों में खला का कम हो जाना, जिसमें होता क्या है कि जो हमारी फीमर बोन है, जो अपर बोन है, थाई बोन है, वो लोअर बोन जो टिबिया है उसकी अपर सरफेस के साथ आपस में जो नॉर्मली भी कनेक्शन होता है, लेकिन नॉर्मली एक हेल्दी कार्टिलेज होती है जो उसके दोनों सरफेस को कुशनाइड इफेक्ट प्रोवाइड करती है और उस कार्टिलेज नॉर्मल होती है। लेकिन जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जो कि यूजुअली एज रिलेटेड डिजीज है, दिस इज़ बेसिकली नॉट अ डिजीज, इट्स बीमारी नहीं है, ये वियर एंड टीयर ऑफ जॉइंट है। आप इसको कह लें कि जॉइंट का जोड़ का बुढ़ापा है। उसमें ये होता है कि अपर और लोअर एंड पे जो कार्टिलेज होती है उसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। जब ये क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं तो फिर इस बीमारी की 3-4 स्टेजेस हैं। ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये स्टेज 3 और स्टेज 4 में किया जाता है। आप इस तरह समझ सकते हैं कि स्टेज 3 में आपकी 50% से ज़्यादा कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, अपर एंड और लोअर एंड दोनों बोन्स की। और स्टेज 4 में अबाउट 70 to 80% ऑफ द कार्टिलेज हैज़ बीन डैमेज्ड। तो इस स्टेज में
बाकी सारे ट्रीटमेंट जो हैं वो उनका वो ऑलमोस्ट यूज़लेस हो जाते हैं। उसमें सिर्फ पेशेंट की जो पेन होती है उसको वक्ती तौर पे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे ही पेन किलर का इफेक्ट खत्म होगा पेशेंट बिकम पेनफुल अगेन। तो इस स्टेज में स्टेज 3 और स्टेज 4 में तो नी रिप्लेसमेंट ही अच्छी ऑप्शन है जो सारी दुनिया में की जाती है। और पाकिस्तान में इसका प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। हमारी ऑलमोस्ट, लेकिन अर्बन और रूरल एरिया में थोड़ा बहुत फ़र्क है। जैसे अर्बन में 25% एट द एज ऑफ 60 और रूरल एरियाज़ में 25% के करीब है, थोड़ा सा कम है, वो भी एट द एज ऑफ 60 मेल्स में। और ओबेसिटी जो है, जो हमारे माशरे में बहुत कॉमन है, स्पेशली इन फीमेल्स, ओबेसिटी जो है वो इस डिज़ीज़ की सिम्टम्स को एग्रेवेट करती है। अब बेसिकली पहले तो ये समझा जाता था कि ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये वियर एंड टियर ऑफ द जॉइंट है, ओल्ड एज की वजह से होता है। लेकिन आजकल तो हम फीमेल्स में तो इन क्वाइट यंग एज, अराउंड 40s, वी यूजुअली सी स्टेज 3 आर्थराइटिस, स्टेज 4 आर्थराइटिस। लेकिन जो बेसिकली जो इसके लिए अच्छी एज है जिसमें आप पेशेंट की रिप्लेसमेंट करें, दैट इज़ इन मेल्स एंड फीमेल बोथ, दैट इज़ मोर देन 50, ताकि 50-55 के अराउंड आप उसकी रिप्लेसमेंट करें। क्योंकि जो इम्प्लांट हैं उनकी ज़्यादातर की लाइफ जो है वो 20-25 साल के करीब है अच्छे इम्प्लांट की, ताकि वंस इन लाइफ टाइम, तो वो उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। और दूसरी जो वजह है उसके बाद उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जिसको गठिया कहते हैं, उसमें भी नी रिप्लेसमेंट की जाती है। उसके अलावा जो है कोई ट्रामा हो गया और कोई कम्प्लेक्स फ्रैक्चर हो गया उसमें की जा सकती है। और जो ट्यूमर की सर्जरी हो गई, जैसे कोई नी के गिर्द ट्यूमर है उसमें आपको रिसेक्शन बोन की ज़्यादा करनी है एंड फिर आप उसमें कस्टम मेड इम्प्लांट टोटल नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम हिप की बात करें तो कूल्हे के जोड़ की बात करें तो जो कूल्हे में के जोड़ में सबसे ज़्यादा, उसमें भी सबसे ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से ही रिप्लेसमेंट होती है। उसमें दूसरी बड़ी वजह ऑस्टियोनेक्रोसिस है जो कि यंग लोगों में ज़्यादा होती है, अराउंड 30s और 40s के करीब। उसकी भी 4 स्टेजेस हैं। यूजुअली स्टेज 3-4 में ही जाके ऑस्टियोनेक्रोसिस में उसमें जाके टोटली रिप्लेसमेंट की जाती है। उसमें हम यूजुअली नॉन सीमेंटेड और अच्छा इम्प्लांट यूज़ करते हैं क्योंकि इट इज़ द डिजीज़ ऑफ यंगर पीपल, नॉट लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस जो डिजीज़ है रिलेटिवली ओल्डर एज ग्रुप की, तो उसमें हम रिप्लेसमेंट करते हैं। और ऑस्टियोनेक्रोसिस में ज़्यादातर ये होता है कि डिजीज़ बाइलेटरल होती है, दोनों कूलों में होती है। तो सूनर और लेटर यू हैव टू गो फॉर बाइलेटरल टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो और उसमें और जो रीज़न्स हैं वो ट्यूमर हो सकता है, जैसे नी में है वो तो कॉमन है, जैसे कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर हो सकता है, कोई सीटाबुलम का फ्रैक्चर हो सकता है, फीमर के हेड का फ्रैक्चर हो सकता है। ये यूजुअली और डिजीज़ हैं जिसमें ये हमें टोटल नी या टोटल हिप रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बेसिकली पर्सन की सिलेक्शन कैसे की जाती है? जी, इसमें सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट में सबसे पहले तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंट को स्क्रीन करते हैं। बेसिकली दीज आर नॉट एमरजेंसी सर्जरीज, ये एमरजेंसी सर्जरीज नहीं है। इसमें आपको मरीज़ को पहले स्क्रीन करना पड़ता है, उसके सारे कोमॉर्बिड्स देखने हैं। यूजुअली ये इस एज में जाके मरीज़ को होता है कि जहाँ पे पेशेंट पेशेंट को डायबिटीज़ भी होती है, पेशेंट को कोई इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है, पेशेंट को हाइपरटेंशन भी हो सकती है। आप पहले सारी इन चीज़ों को स्क्रीन करेंगे बाय वेरियस मोडालिटीज़। उसमें आप डिफरेंट ब्लड टेस्ट करेंगे और उसके बाद आप उसको चेक करेंगे कि पेशेंट का ग्लाइसीमिक कंट्रोल कैसा है, क्योंकि जो टोटल नी रिप्लेसमेंट है इसमें पेशेंट का ग्लाइसीमिक कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। पेशेंट का अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है और वो अनकंट्रोल्ड है, तो आपको ये सर्जरी से पहले मेक श्योर करना चाहिए कि पेशेंट की ग्लाइसीमिक कंट्रोल अच्छा हो, या आप उसका अगर ग्लाइसीमिक कंट्रोल अच्छा नहीं है तो आप सर्जरी को डिले करें अनटिल यू गेट अ गुड ग्लाइसीमिक कंट्रोल, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डिज़ास्ट्रस कंडीशन होती है इन्फेक्शन। आप इन्फेक्शन का गो के चांस इसमें प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट में 1 to 2% है ऑल ओवर दी वर्ल्ड,
लेकिन यू हैव टू एरेडिकेट ऑल द सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन इन द बॉडी। उसके लिए हम उसके कुछ ब्लड के टेस्ट एडवाइस करते हैं। कुछ फीमेल में यूटीआई बहुत कॉमन होता है, पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन, हम उसके टेस्ट करवाते हैं पहले। उसको अगर हो तो एरेडिकेट करने की कोशिश करते हैं, और जब तक एरेडिकेशन नहीं होती हम सर्जरी की तरफ नहीं जाते, क्योंकि दीज आर यूजुअली इलेक्टिव सर्जरीज। और अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो उसकी पहले हाइपरटेंशन कंट्रोल करते हैं, और पेशेंट को इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है तो उसकी हम कार्डियक फिटनेस लेंगे और कार्डियक उसका हार्ट का स्टेटस देखेंगे। कोई उसको रेस्पिरेटरी इलनेस है तो पहले उसका कंट्रोल और उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी। उसके बाद हम पेशेंट को सिलेक्ट करके उसकी सर्जरी करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बड़ी ओबेसिटी है। अगर पेशेंट ओबीज़ है और उसका BMI 30 से ज़्यादा है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांस बहुत ज़्यादा है। हम अगर पेशेंट का BMI 30 से ज़्यादा है तो पहले हम उसको वेट रिडक्शन करवाएंगे, क्योंकि टू गेट द गुड रिजल्ट। जब पेशेंट वेट रिडक्शन करेगा, क्योंकि ये इलेक्टिव सर्जरी है, इसमें यू कैन डू बिफोर दी सर्जरी आप उसकी वेट रिडक्शन करवाएं। उसका BMI जो है 25 के अराउंड हो, 25-26, दैट इज़ एक्सेप्टेबल रेंज वेयर यू हैव गुड रिजल्ट्स। तो वो हम उस लेवल तक लाएंगे, फिर हम उसकी सर्जरी को प्लान करेंगे। अच्छा, तो सर जैसे अभी आपने बताया कोमॉर्बिड्स के साथ भी कुछ पेशेंट्स होते हैं, तो अगर कुछ पेशेंट्स जो इस तरीके के पेशेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? जी, उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये कोमॉर्बिड्स तो ज़ाहिर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, या किसी को रेस्पिरेटरी इलनेस है, ये तो एक क्रोनिक डिजीज़ है। हम इनको एरेडिकेट तो नहीं कर सकते, बट वी कैन कंट्रोल दैम इन एक्सेप्टेबल रेंज। हम इनको एक्सेप्टेबल रेंज में रहेंगे। स्टिल द रिप्लेसमेंट इज़ पॉसिबल, बट विद द कंट्रोल ऑफ दीज डिजीजेस। उसको कंट्रोल करके फिर हम इंटरवल के साथ उनकी रिप्लेसमेंट करेंगे। और यूजुअली हम इन पेशेंट्स में यूजुअली चूँकि ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से ज़्यादातर रिप्लेसमेंट होती है, और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों जॉइंट्स को इक्वली इन्वॉल्व करती है, बेसिकली सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है। हाँ, दूसरा ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि दोनों जॉइंट्स एक ही टाइम पे रिप्लेस किए जा सकते हैं। यूजुअली हमारी कोशिश होती है कि हम एक जॉइंट को एक टाइम पे रिप्लेस करें। अगर तो पेशेंट को कोई और कोमॉर्बिड्स नहीं है, जैसे ये डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ नहीं है, तो वो हम एक टाइम पे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। बट दोनों नीज़ को एक टाइम पे रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन रूटीन में ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि हम एक टाइम पे एक नी की ही सर्जरी करें या एक ही हिप की सर्जरी करें। उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, तो लेकिन एक टाइम पे एक ही सर्जरी की जाए वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, तो सर यहाँ पे अगेन एक शॉर्ट ब्रेक का टाइम हो रहा है। ब्रेक से वापस आता है, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे हम एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आके यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, तब तक देखते रहे TNN न्यूज़। बारिश बहुत हो रही है, जाना जरूरी है क्या? हाँ बाबा। नए घर के बारे में कुछ सोचो ना। शाम को बात करते हैं ना। एक आशिया है तसव्वुर में, जहां मुस्तकबिल की तस्वीर हो, जहां आने वाली यादों का समा बसता हो, जहां कुशादा मंजिलों का रास्ता हो। और आपके इन्हीं रास्तों की मंजिल है सफारी सिटी हाउसिंग स्कीम। TE ग्रुप ऑफ कंपनीज के माहिर आर्किटेक्ट और चाइनीज इंजीनियर्स की ज़ेरे निगरानी जदीद तरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंस्ट्रक्शन, एक कनाल के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स, TMA से मंजूर शुदा, ओकाड़ा में पहली बार सोलर गार्डन लाइट्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, जदीद मोनूमेंट्स, कुशादा मेटल रोड्स, कम्युनिटी सेंटर, मस्जिद, स्कूल, जिम, इलेक्ट्रिसिटी, ई-टैग गेट, आयरन गेट, बाउंड्री वॉल, सीवरेज का जदीद निजाम, स्टेनलेस स्टील पोल्स, प्लेग्राउंड, प्ले लैंड, पार्क्स, ग्रीन बेल्ट, ट्रैफिक साइन, एंट्री रोड साइन, कैट आई, इंटीरियर स्टोन, कर्ब स्टोन, सिक्योरिटी कैमरे, 24 घंटे ऑन लोकेशन सिक्योरिटी टीम की मौजूदगी बनाए आपके लिए एक महफूज और पुरसकून जिंदगी को यकीनी। तरक्याती काम की झलक देखें, फिर बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करें। 25% एडवांस और बकाया अदायगी 24 माह की आसान माहाना एक साथ में।
Safari City Housing Scheme, Mulheka City School, Canal View Road, Okada. Designed and developed by TE Group of Companies. जी नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे कि आपने देखा, हम ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे अबाउट कि हम किस तरीके से जो है पेशेंट की सिलेक्शन करते हैं और किस तरीके से डिजीज़ के साथ जो है पेशेंट होता है उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा, तो सर जो डॉक्टर साहब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ जो यहाँ मेरे माइंड में भी था कि अब जिस तरह पेशेंट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनमें डिफरेंट डिजीज, तो क्या एनेस्थीसिया किस टाइप का इनको ड्यूरिंग ऑपरेशन या ऑपरेशन के लिए दिया जाता है और बेसिकली ड्यूरेशन कितना होता है एक ऑपरेशन का? जी, इसमें जो मोस्टली जो एनेस्थीसिया यूज़ होता है उसमें दो ऑप्शंस होते हैं ज़्यादातर लोगों में। इनको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जा सकता है और स्पाइनल एनेस्थीसिया भी दिया जा सकता है। अगर तो हम यूनिलेटरल रिप्लेसमेंट की तरफ जा रहे हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम मरीज़ को स्पाइनल एनेस्थीसिया दिलवाएं। उस एनेस्थेटिस्ट पेशेंट को यूजुअली स्पाइनल एनेस्थीसिया देता है। और अगर प्रोसीजर लंबा हो या हमने बाईलेटरल रिप्लेसमेंट करनी हो तो हमारी कोशिश होती है कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाए। उसके कुछ ज़्यादा फ़ायदे हैं कि बाद में एपिड्यूरल में आप उसको पेशेंट को पेन फ्री भी रख सकते हैं, पोस्ट सर्जरी भी उसमें मेडिकेशन दी जा सकती है। और जो ड्यूरेशन है, तो अगर एक जॉइंट को रिप्लेस किया जाए तो ये डिफरेंट है, नी और हिप में थोड़ा डिफरेंट है। जो हिप रिप्लेसमेंट है वो यूजुअली 1.5 घंटे में हो जाती है। जो नी रिप्लेसमेंट है वो 2-2.25 घंटे लेती है एक साइड की। तो अगर एक साइड हो तो फिर स्पाइनल, और जो ड्यूरेशन के आपने पूछा तो वो नी रिप्लेसमेंट में अराउंड 2.5 आवर्स और हिप में अबाउट 1.5 आवर्स to 2 आवर्स। ठीक है। अच्छा, तो सर ये तो हवाले से हमारी ऑपरेशन के हवाले से बात होगी। अगर हम बात करें कि रिप्लेसमेंट करवाने के बाद जो है पेशेंट को किस तरीके से उसकी ज़िंदगी पे इस ऑपरेट का असर होता है, क्या तब्दीली आती है, कोई पॉजिटिव या कोई सक्सेसफुल चेंज आता है, तो उसके बारे में बताइएगा। जी देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें देखें, रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट को जो पेन होती है ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो प्राइम इम्पोर्टेंस है वो उसकी पेन रिलीफ है। उसमें उसको ड्रेस्टिक चेंज फील होती है, क्योंकि जैसे ही बेसिकली जब दो डैमेज सरफेस आपस में टकराती हैं तो उससे जो पेन प्रोड्यूस होती है दैट इज़ मोर देन द बियरिंग ऑफ ए पेशेंट। और जब वो दोनों सरफेसेस रिप्लेस हो जाती हैं, देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस, तो वो जब रिप्लेस हो जाती हैं, उनको मेटालिकली चेंज कर दिया जाता है, तो दे गॉट नो सेंसेशंस देयर। तो उससे उसकी पेन बहुत सिग्निफिकेंट रिलीफ होती है और उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाता है। जो उसको चलने फिरने में दिक्कत होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होती है, एवरी टाइम जब वो अपनी चेयर से या बेड से उठ के चलता है तो उसको पेन होती है, वो पेन उसकी ख़त्म हो जाती है और वो अपनी नॉर्मल वॉक कर सकता है और अच्छा चल सकता है और अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर सकता है, जो जो पहले उसकी रिप्लेसमेंट से बहुत लिमिटेड हो गई थी, वो सारी एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर सकता है। अच्छा, तो सर ये बताइएगा कि जब ये एक सर्जरी हो जाती है रिप्लेसमेंट की, तो उसके बाद कितना टाइम तक आपको मेडिकेशन फॉलो अप करनी पड़ती है, कितने टाइम तक आपकी जो है मेडिकेशन चलती हैं, ये बताइएगा। जब पेशेंट की सर्जरी हो जाती है तो वेरी नेक्स्ट डे जो है ना, पेशेंट को हम फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। वो ऑन बेड वो मूव कर सकता है। थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है, नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें फॉलोअप में पोस्ट ऑपरेटिव। लेकिन मैं नी रिप्लेसमेंट की बात करता हूँ, उसमें चूँकि वो क्वाइट कॉमन है, तो उसमें हम जो है वेरी नेक्स्ट डे पेशेंट को मोबिलाइज कर देते हैं। लेकिन वो प्रोटेक्टेड वेट बीरिंग करता है। आप उसको विद वॉकर आप स्टार्ट करते हैं, फिजियो चलाना स्टार्ट करते हैं, वेरी नेक्स्ट डे वो चलना स्टार्ट कर सकता है। उसको फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं और फिजियोथेरापिस्ट उसको फिजियोथेरेपी कराता है। और मेडिकेशन सिर्फ पेन रिलीविंग मेडिकेशन होती है। अगर तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में किया तो उसके थ्रू उसको पेन की मेडिकेशन दी जाती है। अदरवाइज उसको ओरल या कोई एज पर रिक्वायर्ड कोई आईवी या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद पेशेंट जो है वो फॉलोअप के लिए, इसमें जो पेशेंट जो है वो यूजुअली हम उसको 3rd डे पे डिस्चार्ज कर देते हैं और पेशेंट अपना इंडिपेंडेंट ही कैन वॉक, he or she can walk and can go to the washroom independently with the help of walker.
तो उसके बाद फॉलोअप करते हैं। यूजुअली 12 to 14 डेज़ पे हम पेशेंट के स्टिच रिमूव कर देते हैं और हमारी कोशिश होती है कि मरीज़ को 1 महीने के अंदर अंदर उसको किसी भी एड की ज़रूरत ना पड़े, लाइक ना कोई केन यूज़ करे, ना कोई वो वॉकर यूज़ करे, उसके बगैर इंडिपेंडेंट चले। और स्पेशली मोस्टली मोर देन 95% पेशेंट इस काबिल होते हैं महीने के बाद कि वो आज़ादाना तौर पे चल सकते हैं विदाउट एनी एड। तो और उसके बाद जो होता है, अगर फ़र्ज़ करें यूनिलेटरल हमने एक नी किया है तो दूसरा नी जो है उसको रिप्लेसमेंट के लिए हम यूजुअली 3 महीने बाद कर देते हैं। इवन यू कैन गो फॉर 6 वीक्स के बाद भी किया जा सकता है, लेकिन यूजुअली हमारी कोशिश होती है कि हम 3 महीने के बाद करें। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि टोटल ओवरऑल इस रिप्लेसमेंट पे कितना खर्चा आता है? देखिए, अगर ये रिप्लेसमेंट पे ख़र्चा डिपेंड करता है टाइप ऑफ इम्प्लांट पे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसमें हाँ जी, इम्प्लांट की जो है ना कॉस्ट पे इसकी कॉस्ट डिपेंड करती है। तो अगर तो हम इसको पब्लिक सेटअप में करें, जैसे हमारा साइवल टीचिंग हॉस्पिटल है, यहाँ पे तो पेशेंट की जो कॉस्ट होती है वो दैट इज़ ओनली द कॉस्ट ऑफ इम्प्लांट। वो जो भी इम्प्लांट पेशेंट को हम बता देते हैं, जो उसकी चॉइस होती है, उसने कौन सी कंपनी का डलवाना है, तो वो उसके मुताबिक अपना इम्प्लांट परचेज़ करता है। तो ये सरकारी तौर पे पब्लिक सेटअप में तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट होती है। अगर आप प्राइवेट सेटअप की बात करें तो इसमें यूजुअली जो है इम्प्लांट के साथ के अलावा विदाउट इम्प्लांट पेशेंट का तकरीबन 1,50,000 से 2 लाख तक इम्प्लांट के अलावा ख़र्चा आता है। व्हाट्सएवर द इम्प्लांट जो भी पेशेंट यूज़ करवाए वो हमारे लिए सारे एक जैसे हैं। हम वो तो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जो पेशेंट इम्प्लांट जो सभी करना चाहेगा उनमें सिर्फ क्वालिटी का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। यूजली अराउंड आप कह लें कि विद इम्प्लांट 4 लाख से 4.5 लाख की रेंज में ये यूजली होता है। ठीक है, एक साइड का या बोथ? वन साइड। ओके। अच्छा, तो डॉक्टर साहब यहाँ पे ऐसा है कि हमारे शो का टाइम ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप कोई पब्लिक अवेयरनेस मैसेज हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जी, पब्लिक अवेयरनेस मैसेज ये है कि हमारे यहाँ लोग टोटल ख़ास तौर पे जो है ना घुटनों का ख़ास तौर पे जो घुटनों का रिप्लेसमेंट है उसके मतलब बहुत सारी बातें करते हैं कि ये प्रोसेस कामयाब नहीं होता। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ता है। उसकी पेन जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, ऑलमोस्ट नो पेन। वो जो पहले 2-2, 3-3 पेन किलर्स पर डे लेता है वो उसको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये बहुत अच्छा और सक्सेसफुल प्रोसीजर है और ये लोगों को इसके मतलब अवेयरनेस भी होनी चाहिए और ख़ुद भी देखना चाहिए इसको। आप इसको चेक कर सकते हैं, दुनिया में ये बहुत कामयाबी के साथ हो रहा है। और ये आपके जो साहिवाल शहर में भी साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में भी कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी हो रहा है। तो ये एक अच्छा प्रोसीजर है। इसके मतलब मेरे ख्याल में बातें ज़्यादा हैं कि ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। तो इससे अगर आप इसकी आउटकम देखें तो इसके बेनिफिट्स पेशेंट को बहुत ज़्यादा हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारा आज का प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। जैसे कि अभी रमज़ान का माह है तो दुआओं में याद रखिएगा और देखते रहे DNN न्यूज़। अपनी मेज़बान सुनहरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।